हेलो बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। यह क्लास 10 के भौतिकी के प्रथम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का छठा वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो चैनल पर अपलोड है। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप लोग उन 5 वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगी। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से पूछे जाने वाले परीक्षा में अधिकांश प्रश्न जो आते हैं उनको इस वीडियो में सब बताया जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी प्रश्नों को समझाया जाएगा और आप खुद से इनका आंसर का एक नोट्स अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के कंडीशन आप पढ़े हैं कि जब अवतल दर्पण के फोकसांतर के बीच यानी कि पी और एफ के बीच वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। इसी बेस पर इसका आंसर डिपेंड है कि जब अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। यानी कि दर्पण के सामने जब हम चेहरा करके दाढ़ी बनाते हैं तो हमारे चेहरे का काल्पनिक और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जिससे छोटे छोटे दाढ़ी भी आसानी से स्पष्ट दिखाई देता है और दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए इस अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो आप लोग इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो आगे इसको एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, सुनिए और समझिए कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो अवतल दर्पण के फोकसांतर के बीच स्थित वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अतः जब दर्पण के सामने चेहरा को किया जाता है तब उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनने से छोटी दाढ़ी भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दाढ़ी बनाना आसान हो जाता है। इन्हीं गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाहनों में हम उत्तल दर्पण का वरीयता पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में क्यों देते हैं। यानी कि वाहनों में हम उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है कि उत्तल दर्पण में इसके तुलना में इसके आकार के किसी भी दूसरे दर्पण की अपेक्षा इसमें बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में स्थित वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसी को दृष्टि क्षेत्र बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तथा इसमें किसी भी वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे पीछे से आने वाले गाड़ियों को साइड देने में चालक को आसानी होती है और वह गाड़ी आसानी से चला पाता है। इन्हीं गुणों के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में या पश्चात दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तथा इसमें वस्तु का हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे चालक को पीछे से आने वाली गाड़ी को साइड देने में आसानी होती है और वह आसानी से गाड़ी चला पाता है। इसी गुण के कारण उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। इस तरह से आप इसके नोट्स को लिख सकते हैं। 2 बार 4 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है गाड़ियों के अग्रद्वीप में हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। अग्रद्वीप का मतलब होता है हेडलाइट। कोई भी गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें जो दर्पण लगा होता है वो अवतल होता है। तो अवतल ही क्यों यूज करते हैं। तो इसका रीजन आप सुनिए। इसका उत्तर हो जाएगा कि अवतल दर्पण से प्रकाश के समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। अतः जब बल्ब को जलाया जाता है तो ये दर्पण जो है बल्ब से उत्पन्न प्रकाश को गाड़ी के सामने दूर तक फोकसित कर देता है, जिससे चालक को बहुत दूर तक साफ साफ दिखाई देने लगता है और वह आसानी से गाड़ी को चला पाता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में हेडलाइट या अग्रदीप में करते हैं। यानी कि इसके आंसर को आप फिर से सुन लीजिए कि अवतल दर्पण से प्रकाश के समांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। अतः जब बल्ब को जलाया जाता है तो बल्ब से उत्पन्न प्रकाश को दर्पण गाड़ी के सामने परावर्तित कर देता है समानांतर किरण पुंज के रूप में, जिससे चालक को दूर तक साफ साफ दिखाई देने लगता है और वह गाड़ी को आसानी से चला पाता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग अग्रद्वीप या हेडलाइट में हम लोग करते हैं। इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा। 2-3 बार आप सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग, प्रमुख उपयोग लिखें। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग निम्न है। आप अवतल दर्पण का उपयोग लिखकर अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे ऐसे अवतल दर्पण का उपयोग इस तरह से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग में 1 नंबर में कि इसका साइड 1 नंबर में कि हजामती दर्पण के रूप में, 2 नंबर में हो जाएगा अग्रद्वीप में,
3 नंबर में हो जाएगा सोलर कुकर में। सोलर कुकर क्या होता है आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि तो अवतल दर्पण का उपयोग इस तरह से 3 को आप उपयोग लिख सकते हैं। 1 नंबर उपयोग हो जाएगा क्या कि हजामती दर्पण के रूप में, 2 नंबर में लिखेंगे आप अग्रद्वीप में, 3 नंबर में लिखेंगे सोलर कुकर में। उसी तरह आप लिखेंगे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखकर उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग लिखकर अंडरलाइन ऐसे कर दीजिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा कि इसका 1 नंबर में लिखेंगे कि साइड मिरर के रूप में, 2 नंबर में लिखेंगे कि सड़कों पर प्रकाश को फैलाने में, यानी कि स्ट्रीट लाइट में, सड़क पर जो भी आप सोलर वाला जो लाइट देखते हैं इस तरह से, जो इस पर सोलर पैनल जो लगा रहता है, इधर बैटरी वगैरह होता है इसका, और यहाँ जो इसकी इस तरह का जो लाइट होता है इसमें, यह एक बॉक्स में बंद रहता है ऐसे बॉक्स में, ये बॉक्स में यहाँ लगा होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। रीजन क्या है कि इससे जो भी यहाँ किरणें जो इधर जाती है इसको ये सभी दिशाओं में क्या करता है, फैलाता है, जिससे सड़क पर रोशनी ज़्यादा होती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। तो उत्तल दर्पण का प्रथम उपयोग हो जाएगा साइड मिरर में, दूसरा हो जाएगा स्ट्रीट लाइट या सड़कों पर प्रकाश को फैलाने में, और तीसरा हो जाएगा प्रदर्शन कक्ष में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने में, यानी कि प्रदर्शन कक्ष में। प्रदर्शन कक्ष मतलब स्टूडियो को कहते हैं प्रदर्शन कक्ष। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया। फिर से एक बार सुन लीजिए, 1 नंबर में साइड मिरर के रूप में, 2 नंबर में सड़कों पर प्रकाश को फैलाने में, 3 नंबर में प्रदर्शन कक्ष में सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो इस तरह से अवतल और उत्तल दर्पण का आप उपयोग लिख सकते हैं। उसके बाद है कि अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण का पहचान बिना छुए हुए कैसे कर सकते हैं। छू कर पहचान तो आसानी से आप कर सकते हैं कि अवतल का परावर्तक सतह धंसा होता है, उत्तल का उभरा होता है और समतल का बराबर होता है। इस तरह से आप आसानी से छू कर इसका पहचान कर सकते हैं, लेकिन छूना नहीं है। तो अवतल, उत्तल और समतल का पहचान बिना छुए हुए हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखिएगा कि अवतल, उत्तल और समतल दर्पण का पहचान बिना छुए हुए हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। एक नंबर में हम यहाँ अवतल दर्पण को व्यवस्थित कर देंगे, रख देंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण को रख देंगे, उसके बाद समतल दर्पण को रख देंगे। और किसी वस्तु को अब लिखेंगे हम कैसे कि उत्तल, अवतल तथा समतल दर्पण का पहचान हम बिना छुए हुए निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 1 नंबर में किसी वस्तु को तीनों दर्पणों के सामने ये बारी बारी से ले जाएंगे। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी वस्तु से छोटा बनेगा कभी बड़ा बनेगा तो वह अवतल दर्पण हो जाएगा। दूसरा, अब ये वस्तु को दूसरे दर्पण के सामने ले जाएंगे। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा वह समतल दर्पण हो जाएगा। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा चाहे दूर हो चाहे नज़दीक हो वस्तु के बराबर बने और सीधा बने वह समतल हो जाएगा। यानी कि प्रतिबिंब के कंडीशन आप पढ़ लिए हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी वस्तु से बड़ा भी बनता है कभी छोटा भी बनता है, समतल में हमेशा वस्तु से के बराबर बनता है और उत्तल में हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। तो इसी बेस पर आप तीनों का इसका पहचान कर सकते हैं। इसको फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण का पहचान बिना छुए हुए हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। 1 नंबर में कि किसी वस्तु को दर्पण के सामने आगे पीछे करेंगे। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी वस्तु से बड़ा बने तो कभी वस्तु से छोटा बने वह अवतल दर्पण हो जाएगा। तथा 2 नंबर में जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और सीधा बने वह उत्तल दर्पण हो जाएगा। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर और सीधा बने वह समतल दर्पण हो जाएगा। अतः इस प्रकार से हम बिना छुए हुए अवतल, उत्तल तथा समतल दर्पण का पहचान कर सकते हैं। उसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। आवर्धन का सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आवर्धन होता क्या है। तो आवर्धन कहते हैं वस्तु प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं, क्या, m से। m ये हो गया हमारा प्रतिबिंब के ऊंचाई और ये हो गया बिंब के ऊंचाई, तो इसी का अनुपात कहलाएगा आवर्धन। तो आवर्धन का मतलब यानी कि m बराबर +1 है। इसका अर्थ है कि ये h' और h का मान बराबर है। जैसे 2/2 लिखिएगा, 4/4 लिखिएगा या 5/5 लिखिएगा या 1/1 लिखिएगा, तभी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि इससे पता चलता है कि समतल दर्पण द्वारा जो बना हुआ जो प्रतिबिंब है उसका जो साइज है वह वस्तु के बराबर ही है
और धनात्मक है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रतिबिंब सीधा है। तो इसी बेस पर इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। इससे इसका यह तात्पर्य है कि इस दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब बिंब के अर्थात वस्तु के ऊंचाई के बराबर है तथा सीधा है, इसलिए इसका आवर्धन +1 है। इस कथन का यही तात्पर्य है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होता है। इसका तात्पर्य यह है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वह वस्तु के ऊंचाई के बराबर है और वह काल्पनिक है, सीधा है। धनात्मक होना उसके सीधा होने का प्रतीक है। इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस है। इसका अर्थ यह है कि इस दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु के ऊंचाई के बराबर है और प्रतिबिंब सीधा है। इस कथन का यही तात्पर्य है। इसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। अभी आपको बताए हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब बोलते हैं वस्तु को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। और आवर्धन को m से सूचित करते हैं, इसको अंग्रेजी में मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो m बराबर होता है h'/h, या आप h2/h1 लिख सकते हैं, कैसे भी, या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, बराबर -v/u होता है। यानी कि ये प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के बराबर होता है। तो आप समझ गए कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। m बराबर h'/h बराबर -v/u होता है। इससे आपको यह पता चलता है कि h'/h यानी कि यदि m का मान, ये जब भी अगर h ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इसका मान जब इससे बड़ा होगा तो हमेशा इसका जो मान आएगा वह 1 से बड़ा होगा। क्या, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा। कब, जब अगर ये m बराबर 1 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये जो है प्रतिबिंब ऊपर वाला जो अंश है, यानी कि प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वह वस्तु की ऊंचाई से बड़ा है। बड़ा रहेगा तब नीचे से भाग करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, और 1 से ज़्यादा होने का मतलब है कि इसका साइज क्या है, बड़ा है। और 1 से अगर छोटा है तो इससे पता चलेगा कि जो प्रतिबिंब बना है उसका साइज वस्तु से क्या है, छोटा है। यानी कि m का मान यदि 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, वह वस्तु से बड़ा होगा। और m का मान यदि 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह वस्तु से छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा कब होगा, जब m का मान 1 से अधिक होगा। और प्रतिबिंब का साइज छोटा कब होगा, जब m का मान 1 से कम होगा, यानी कि <1 होगा। यदि m का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, और यदि m का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। यही होता है आवर्धन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा और एक बेहतरीन नोट्स आप बना सकते हैं। आप इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए और वीडियो को रोक के सबका आंसर खुद से लिख लीजिए। लिखने के बाद 2-3 बार पढ़िए। मैं दावा करता हूं कि आपको यह बिल्कुल ही याद हो जाएगा, और याद होने के बाद इसको आप आसानी से भूल भी नहीं पाएंगे और आपको यह हमेशा याद रहेगा, क्योंकि इस आंसर को आपने अपने स्वयं ही लिखा हुआ है। तो अब ये वीडियो जो लगभग ये चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन जो है फिनिश हो रहा है। सिर्फ इसमें हम लोग दर्पण सूत्र का साबित करना बाकी रह गया है, जो नेक्स्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। इस तरह से प्रकाश के परावर्तन जो है ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सब वीडियो को देख के और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सभी आप तथ्यों को जान सकते हैं और परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। आपकी तैयारी आपकी उम्मीद से बेहतर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।